हेलो एवरीवन। यहाँ पर हमने सॉल्व किया है क्लास 10th का 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर। 2025 के पेपर में ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमने सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है डिटेल में, और सेक्शन अथवा सेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें भी यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व किया गया है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन को हम थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे, ताकि हमें एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न का पता चल सके, किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। इसमें ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चन है, तो इसके तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 मार्क के क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट द इरेशनल नंबर। हमसे पूछा गया है कि इनमें से जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा नंबर हमारा इरेशनल नहीं है। ध्यान देना, उसने हमसे बोला है कि इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है, हमें नहीं वाले को पता चूज करना है। तो खैर हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये जो 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसको लिख सकते हैं हम 2 और ये 2 बन जाएगा। और 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2/1, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे हमारा Q 0 के इक्वल नहीं है। क्लियरली ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और उसने हमसे यही पूछा कि कौन सा नंबर इरेशनल नहीं है। इरेशनल नहीं है मीन्स कौन सा नंबर हमारा रैशनल है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी यहाँ पे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी है ताकि वीकली रिवीजन हो जाए। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब के सब हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे नंबर जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के रूप में 0.35 लिख रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.35, 5555, इस तरीके से एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो इस तरीके के नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। √2, √3, पाई, पाई, क्योंकि पाई को जब हम लिखते हैं 3.14 वो चलता रहता है, तो वो भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और 5.35, इस तरीके के नंबर मीनिंग जो चलते रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर हम कहें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर भी हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 7x विल बी, क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² - b प्लस bx प्लस c, जहाँ पे साइन हमारे माइनस के रूप में है और चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। जनरली क्वेश्चन में यही पूछता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस पूछता है। जीरोस होते क्या हैं, वो वैल्यूज जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये इक्वेशन हमारी जीरो की इक्वल हो जाए, उन्हें हम जीरोस बोलते हैं। ऐसी वैल्यूज को जीरोस बोलते हैं। और जीरोस हमारे, जीरोस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है। ये दो जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। और ये b और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस साइन का ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे पूछा है हमसे प्रोडक्ट बताओ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि c/a। अब यहाँ पे देख लो, c यानी कि क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये 15 माइनस 15 यानी कि -15। मैंने माइनस का ध्यान, साइन का ध्यान देना जरूरी होता है। और a कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, ये रहा 2। तो यहाँ पे मैंने -15/2 लिख दिया। तो राइट आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP an इक्वल टू 5n-2 है, इट्स फोर्थ टर्म विल बी, इसका फोर्थ टर्म कितना होगा। nth टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म, फोर्थ टर्म, यानी कि n इक्वल टू 4। ठीक है, nth टर्म, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म। तो n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4, यहाँ से हमें पता चल गया। इक्वेशन में रखना है हमें n इक्वल टू 4 की वैल्यू को, यहाँ पे हमने रख दिया।
n की जगह पे हमने 4 रख दिया, तो a20 - 2 यानी कि फोर्थ टर्म हमारा कितना आ गया 18। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है साइन 18 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री की हमें वैल्यू बतानी है। ये सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, ये सिलेबस से हट गया था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था लास्ट टाइम। आई होप सबको इसमें आंसर मिले होंगे। लास्ट टाइम जो बैच था उन्हें सबको आंसर मिले होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं। ये क्वेश्चन हमारा आया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हमारा एक टॉपिक होता है, वहां से ये आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें जो भी ये जैसे न्यूमरेटर में 18 है साइन के बाद, या तो हम ये न्यूमरेटर को चेंज करेंगे डिनोमिनेटर के टर्म्स में ताकि हमारे कैंसल आउट हो जाए, या फिर हम डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे इस तरीके से कि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो न्यूमरेटर के टर्म में चेंज हो जाए, और उसके बाद हमें कैंसल आउट करने में, सॉल्व करने में वो ईजी पड़े, तो हम उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, सबसे पहले मैंने 18 डिग्री 18 को चेंज कर दिया। कैसे? 18 को हम लिख सकते हैं 90 - 72, 90 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारा 18 ही निकल के आएगा। बट जैसे ही साइन 90 - 72 बन गया, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है 72 डिग्री, तो ये साइन 90 - 72 बन गया कॉस 72 डिग्री, और डिनोमिनेटर में वही था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। सेम टू सेम चीज हम अगर हम चाहें तो डिनोमिनेटर के रूप में भी इसको चेंज करके कर सकते हैं। जैसे कि साइन 18 डिग्री है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, अपॉन कॉस 72 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने एंगल को लिखा 90 माइनस 18, हम ऐसा लिख सकते हैं राइट, क्योंकि 90 - 18 करेंगे तो हमारा 72 डिग्री निकल के आएगा। तो ये हो गया हमारा साइन, और साइन 19 माइनस 90 - 18 डिग्री हो जाएगा क्या, अकॉर्डिंग टू ये सेकंड फॉर्मूला देखो, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, ये बन गया हमारा कॉस 18, और ऊपर वाला न्यूमरेटर हम वैसे ही रखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ये बन गया हमारा क्या साइन 18 डिग्री। दोनों ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये बच जाएगा हमारा क्या 1। तो यहाँ से भी हमारा आंसर निकल के आ गया 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये इसके बाकी फॉर्मूले हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ऐसे ही ये बाकी के दो फॉर्मूले। प्रॉब्ली 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार भी इस टॉपिक से आ सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट आर। सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वेरी सिंपल, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। यहाँ पे सिंपली देख लो सेकंड क्वाड्रेंट के क्या है, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, माइनस प्लस, है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम, अच्छा इसको देखते हैं हम ऐसे हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में देखते हैं। तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे जो पॉजिटिव है, फिर वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस प्लस हो गए। ऐसे ही पहले हम इसको देखेंगे, ये सारे पॉइंट्स किस में रहते हैं, माइनस में रहते हैं। तो एक्स एक्सिस हमारा माइनस में है, तो माइनस पहले आ गया, और फिर उसके बाद वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव में चला गया। सेम टू सेम यहाँ पे माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है, देख लो माइनस प्लस वाला इसमें से कौन सा ऑप्शन है, माइनस प्लस, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसी में से हमारा क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स का चेंज होकर आता है, वो हमसे पूछ लेता है कि हम एक्स एक्सिस को और क्या बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को हम और क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम एब्सिसा, और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 विल बी। हमें उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 25। अच्छा इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन एग्जाम में उसने एग्जाम में हमें दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे 1 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, और ये हो गया हमारा -25, राइट। तो यहाँ पे हमारा ए, बी और सी तीनों चीज़ें हमारी अवेलेबल हैं, और ये स्टैंडर्ड जो इसकी इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने ये माइनस वाले को क्या कर दिया, राइट हैंड साइड पे भेज दिया, तो ये हो गया हमारा +25। फिर उसके बाद हमने इस स्क्वायर को यहाँ से हटाया नेक्स्ट स्टेप में, तो ये √25 बन गया। इसको सॉल्व किया तो +-5, यानी कि एक आंसर हमारा +5, एक आंसर हमारा -5, ये रहे हमारे रूट्स। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि इफ ए बी सी triangle ABC and triangle PQ are similar, where AB equal to 2 centimeter, BC equal to 3 centimeter and PQ equal to 4 centimeter, the value of QR will be, ये हमसे पूछा है। बेसिकली उसने दो ट्रायंगल दिए हैं, ये यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। अब इसमें उसने हमें साइड्स की वैल्यू दे रखी है। ये वाली साइड हमारी AB साइड हमारी 2 है, और BC साइड हमारी 3 है, PQ साइड हमारी 4 है। हमसे पूछा कि ये वाली साइड कितनी होगी, ये QR वाली साइड कितनी होगी। अब उसने हमें कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है सिमिलर, तो हम सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगा देंगे। जब भी हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और उसके बाद हमने देखो AB अपॉन PQ, है ना, AB अपॉन PQ, इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू ये वाली साइड BC साइड अपॉन QR साइड इक्वल टू AC अपॉन PR। खैर AC अपॉन PR की हमें जरूरत नहीं है, हमारा केवल इन दोनों से काम बन जाएगा, क्योंकि हमें केवल QR वाली साइड चाहिए। तो AB अपॉन PQ देखो यहाँ पे सॉल्व करके देख लो, AB अपॉन PQ कितना है हमारा, AB 2, PQ की वैल्यू है 4, इक्वल टू BC हमारा कितना 3। अब हमें चाहिए QR, हमें चाहिए क्या, QR की वैल्यू हमें बतानी, तो कितनी हो जाएगी, देखो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, 2 1 जा 2 एंड ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 2 जा 4, यानी कि जो रेशियो निकल के आ रहा है वो क्या रेशियो निकल के आ रहा है, वो रेशियो निकल के आ रहा है हमारा 1/2। तो यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कैंसिल आउट हो गया कितना 1/2 आ जाए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 6 आएगा। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, राइट। यानी कि हमें QR की वैल्यू मिल गई कितनी, QR की वैल्यू मिल गई हमें 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अगर हमारा कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो उसके जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू कितना होता है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं हमारे सिंपल इवेंट्स, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ की अगर हम प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल स्टेट किए हुए हैं। मान लो अगर हमने एक कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं, तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यानी कि उसकी एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है, हेड आना और टेल आना, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे फेवरेबल नहीं लिखना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब एग्जांपल 1 के लिए, ये एलिमेंट्री इवेंट को समझाने के लिए ही लिखा गया है। एक बैग है, बैग में अगर हम क्या रखें, 2 रेड बॉल्स रखें और 4 ब्लू बॉल्स रखी हुई हैं। रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो 2 रेड बॉल्स थी, तो फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन टोटल आउटकम 6, 2 + 4 6 होता है, तो ये 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 4/6, यानी कि 2/3। अब ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों का जब हमने देखो सम कर दिया इनकी प्रोबेबिलिटीज का, तो ये कितना निकल के आ गया, 3/3 = 1 निकल के आ गया। यानी कि
जो हमसे पूछा गया था द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कितना, वो कितना होता है हमारा 1 होता है। ओके, यहाँ पे हेड और यहाँ पे कॉइन का एग्जांपल भी दे रखा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, 50-50 चांस होते हैं, और टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो सम हमारा कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। ऐसे ही आप डाइस रोल का भी देख सकते हो, जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो कितना उसमें एलिमेंट्री इवेंट उसके क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 6 एंड 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए एलसीएम फाइंड आउट करना है, किसका, 6 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमने फैक्टर कर लिया, ये तो सभी को आते हैं फैक्टर करने, है ना। छोटे नंबर से हमने स्टार्ट किया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 1, ऐसे ही हमने 20 के फैक्टर भी कर दिया, उनको यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 5, और बस उसके बाद आप चाहो तो इसके नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 20 इक्वल टू ऐसे करके, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, इधर में 2 कॉमन है तो एक कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद जो लेफ्ट आउट बच गए 3 2 5, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में दी गई है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट। देखो इसमें क्या है, कोई ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं है, जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स, वहां से इसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। नेचर ऑफ रूट्स हमारे इसमें 3 ऑप्शन रहते हैं ना हमारे उसमें, हम सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, वही यहाँ पे दे रखा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसने इन 3 कंडीशनों में से, उसने इन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन पूछ ली है, पहली कंडीशन ही पूछ ली है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हमारे रूट्स होते हैं। ऐसे ही अगर इस बार पूछ ले बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होंगे हमारे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। स्मॉल होंगे तो नो रियल रूट्स, यानी कि हमारे इमेजिनरी रूट्स होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP 1357। हमें एक AP दे रखी है 1357, इसका हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे ही हमें AP देते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये 1 क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, यानी A इक्वल टू 1 है, D इक्वल टू 3 में से इसको माइनस करो, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 5 माइनस 3 यानी कि 2, तो D भी हमारा निकल के आ गया 2। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हमने सारी के सारी वैल्यूज को पुट कर लिया, एक ही जगह पे हमने 1 को पुट कर लिया। लेकिन देखो इसने n के टर्म में पूछा हमसे, यहाँ पे इसने 4th टर्म 5th टर्म ऐसे नहीं पूछा, इसने हमें n के टर्म में पूछा है, तो हम एक इक्वेशन बना के दे दी हमने, n माइनस 1 इंटू 2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया 2n, फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया -2, और ये -2 प्लस 1 -1, तो an इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 2n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री से है, हमसे पूछा गया इफ 10 इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। ओके, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो सबसे पहले कॉर्नर में इसको बना लिया करो, PBP/HHB, और इसके ऊपर हमने साइन कॉस 10 कॉस एक्स एट कॉट लिखते हैं, क्योंकि ये बाकी किसी कहीं पर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम आएंगे किसी क्वेश्चन में, और किसी क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्ट ये साइड से साइड के जो रेशियो होते हैं वो काम आएंगे, इसलिए इसको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले एग्जाम में बुक में अपनी कॉपी में पेज के कॉर्नर में इसको तुरंत बना लेना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है उसने, देखो 10 इक्वल टू 3/4, जिसको याद है, और जिसको नहीं याद है तो यहाँ से देख लिया, 10 इक्वल टू क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे लिख दिया हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा 3, बेस है हमारा कितना 4। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ए के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ये वाला एंगल हमारा ए हो गया। 3 4 हमें पता है, देखो अभी हमें हाइपोटेनियस नहीं पता ना, ये वाली हाइपोटेनियस वाली साइड हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
और हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, वैल्यूज को पुट कर लिया 3 एंड 4, तो हमें यहाँ से मिल गया +-5। अब देखो माइनस वाले को हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि साइड माइनस में थोड़ी ना हो सकती है ना। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ नहीं दिया, तो सिर्फ हमारा 5 हमने यूनिट 5 यूनिट में आ गया, लेकिन हमसे पूछा है साइन है। अब अगेन इसी इसी में जो हमने साइड में ड्रॉ किया था, अब बताओ साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमें सारी वैल्यू मिल गई है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने लिख दिया, वैल्यू पुट कर ली, 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 5, 12 फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फार्मूला ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को ये याद रहता है, d = √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे उसने हमसे पूछा है ओरिजिन से, एक पॉइंट उसने हमें ये दिया है, दूसरा पॉइंट उसने हमें ओरिजिन दिया है। जैसे ही उसने बोला कि दूसरा पॉइंट हमारा ओरिजिन ये है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 0,0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या x1 y1, और ये हो जाएगा हमारा क्या x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पुट कर लिया, 5 - x2 ये हो गया 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 12 - 0 होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। आंसर हमारा निकल के आ गया कितना 13। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और हो सकता है स्टूडेंट्स को, कई बार ऐसे हो जाता है कि हम क्या करते हैं, इसको हम उल्टा ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे हमने ओरिजिन को हमने अगर इस साइड बना लिया तो उससे कुछ चेंज आएगा, पी पॉइंट इधर ओरिजिन इधर, तो यहाँ पे हमारा x2 अब ये क्या हो गया हमारा इधर चला गया ना, 0,0 यहाँ चला गया, और 5,12 हमारा इस साइड निकल के आ गया। तो 0 - 5 करेंगे, देखो ये स्क्वायर में रहता है ना, जैसे हमने 5 - 0 किया तब तो ठीक है, 0 - 5 करेंगे तब भी कुछ चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 0 - 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, है ना, बात वही हो गई, तो 169। तो किसी भी साइड उसको हम ले सकते हैं, पॉइंट को हम किसी भी साइड रख सकते हैं। अब ये ओरिजिन आया है, तो इस बार के 2026 के एग्जाम में हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमसे लेंथ ऑफ द आर्क पूछी है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहे तो हम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से एक अच्छा सर्कल बना लेना, और ये सेंटर हो गया उसका। रेडियस दे रखी है हमें कितना, अच्छा एंगल दिया है हमें 90 डिग्री, ओके, तो इस तरीके से बनाते हैं सीधा सीधा सा, एक पूरा क्वाड्रेंट ही बन गया ये हमारे लिए। सेंटर हो, ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा कितना 90 डिग्री। तो द लेंथ ऑफ द आर्क कितनी हो जाएगी, θ/360 इंटू 2πr, 90/360, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। एंगल हमें दिया है 90 डिग्री, हमने पुट कर लिया, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 14 उसने दिया हुआ है, तो सब सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये करना, कॉपी में सॉल्व करते टाइम ये सारी की सारी चीजें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया है। देखो ये अगेन ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो ये होता है ना, जैसे हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, 1 सिंस 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू, वो क्या होता है sec स्क्वायर a, एंड ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, ये हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम ये होता है क्या cosec स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया LHS में sec स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा क्या 1 + cot स्क्वायर a की जगह पे cosec स्क्वायर a। नेक्स्ट, अब इस sec स्क्वायर a को हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है कि sec इसका उल्टा होता है 1/cos का उल्टा होता है, और cosec इसका उल्टा होता है 1/sin का उल्टा होता है, तो इस cosec की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/sin। और जिसको नहीं याद है, अगेन वही चीज, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी बताया था, p सबसे पहले हमें लिख लेना है PBP अपॉन HHB, हमें यहाँ पे लिख लेना है, इसके ऊपर हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेना है, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, और ये कॉट, इस तरीके से हमें लिख लेना है। अब देखो यहाँ से हमें सारी की सारी चीजें पता चल जाती हैं। देखिए यहाँ पे सेक लिखा हुआ है ना, ये सेक है, तो सेक किसका अपोजिट होता है, ये देखो, है ना,
सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो सेक इक्वल टू क्या, 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे लिख लिया। ऐसी कॉसेक देखो किसका उल्टा होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा, यानी कि कॉसेक इक्वल टू 1/sin। स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने स्क्वायर के टर्म्स में उसको लिख लिया। उसके बाद ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों एक साथ चले जाएंगे मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 इक्वल टू RHS। यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन इज 4/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज फेलियर। देखो ये क्या होता है ना, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद कैसे करते हैं, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम होता है इक्वल टू 1। समझ गए? ना होने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, हल्का सा ऐसे बार लगा लेते हैं। और जैसे यहाँ पे हमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस दिया है, और पूछा है फेलियर, फेलियर यानी कि क्या, नॉट गेटिंग सक्सेस। तो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी यानी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी प्लस सक्सेस ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी। होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, ना होने की निकालनी है, तो इस p को हमने इक्वल टू के इस साइड भेज दिया, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, क्योंकि वैल्यू पुट करी हमने माइनस किया, एलसीएम लिया, एलसीएम 5 आया, 5 - 4 इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट HCF 3066,657 इक्वल टू 9। हमें HCF दिया गया है 2 नंबर्स का 9, और हमसे LCM पूछा है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। HCF हमें दिया हुआ है कितना, 9, तो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, LCM इंटू 9 इक्वल टू 306 इंटू 657। फिर ये 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कहाँ चला जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ भेज दिया हमने। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो 222338 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये रिपीट इसलिए हुआ है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार अंडर प्रेशर बहुत टाइम खाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इसको करोगे तो हो सकता है कि अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो फिर से आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, या तो आंसर गलत आ जाएगा, इतना सिंपल से क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर दोगे। तो इसको घर पे इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको इसका आंसर आपके माइंड में रहना चाहिए कि 223338 इसका आंसर होता है, ये ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, उस मेथड का नाम होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि देखो, जैसे अज्यूम कर लो कि हमारे पास ऐसे कोई पेन है, और हमसे कोई बोले कि प्रूफ करो कि ये पेन नहीं है, ये पेंसिल है। ठीक है, ये पेन है, और हमसे कोई बोले कि प्रूफ करो कि ये क्या है, हमसे पूछे बोले कि प्रूफ करो कि ये पेन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि ये पेन नहीं है, ये क्या है, एक पेंसिल है। फिर हम कहेंगे जब हम इससे लिखते हैं तो इसके अंदर ग्रेफाइट है, और जब हम इससे लिखते हैं तो इरेजर का यूज करके हम इससे लिखी हुई चीज को मिटाने की कोशिश करते हैं, बट ये मिटती नहीं है, और इससे लिखने पर हमारा कलर रेड, ब्लू, इस टाइप के कलर, ग्रीन, इस टाइप के कलर्स बनते हैं। तो दैट मीन्स ये पेंसिल तो हो नहीं सकती, क्योंकि पेंसिल का लिखा हुआ तो मिट जाता है, देयरफॉर इट इज अ पेन, है ना। तो हमने किया क्या, हमने पेन को पेन प्रूव करने के लिए पहले हमने अज्यूम किया कि वो पेंसिल है, फिर हमने उसे पेंसिल की तरह ट्रीट किया, तो हमें पता चला कि यार नहीं, ये पेंसिल नहीं है, ये क्या है, पेन ही है। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। तो वही चीज हमने यहाँ पर करी, उसने बोला कि इरेशनल नंबर है, प्रूव करो, हमें पता है ये इरेशनल नंबर, लेकिन फिर भी करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है, तो इसे क्या कर सकते हैं हम, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे इंटीजर लिखा है, आप को प्राइम भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद इस 6 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, √2 को अकेला यहाँ पे अकेला कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे इनको भेज दिया। अब ये इंटीजर का अगर आप डिवाइड करोगे और उसमें से आप इंटीजर को माइनस करोगे, तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। यानी कि जो भी इंटीजर यहाँ पे मिलेगा हमें आंसर में, जैसे हमें मिल गया 2 आंसर में, तो उसको लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, वो क्या हो गया, रैशनल नंबर।
ये √2 हमारा इरेशनल नंबर है और इनको सॉल्व करने के बाद हमें रैशनल नंबर मिल रहा है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, ये तो हमारा सही हो ही नहीं सकता कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर हमारे इक्वल हो जाए। रैशनल अलग चीज़ है, इरेशनल अलग चीज़ है, यानी कि ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया था, क्या अज्यूम किया था कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है, जो कि नहीं है। देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0। इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब वो रूट्स क्या होंगे, देखो ये 7x लिखा हुआ है, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हमने क्या किया, 7x को हमने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो हमें 7x मिलना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होते हैं इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 60x²। और जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास कितना है, 7x। तो हमें 7x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 7x आए और मल्टीप्लिकेशन करके 60x² आए। इसमें माइनस साइन को मत छोड़ना क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो -60x आना चाहिए। तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम क्या, 12x - 5x, क्योंकि ये पॉजिटिव का हमें मिलेगा क्या, 7x। लेकिन जब हम 12x इंटू -5x करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, x मल्टीप्लाई होकर x² और 12 5 जा 60 साइन का माइनस। तो ये होती है हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब यहाँ पे हमने x को कॉमन ले लिया तो एक ब्रैकेट में बच गया x + 12। यहाँ पे हमने -5 को कॉमन लिया तो बच गया x + 12। तो यहाँ से हमें दो रूट निकल के आ गए, दोनों को हमने 0 के इक्वल रखा 1/1, तो हमें दो रूट निकल के आ गए हमारे 5 और -12। जो रूट नहीं, केवल रूट, मैथ वाला रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। हमारे पास ये डायग्राम हमें दिया गया है जहां पर हमारा DE पैरेलल टू, ये सिंगल टिक वाले, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो ऐसी पता चल गया कि इसमें BBT लग रहा है ना। ये ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस तरीके से हमें देखो ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड के एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या, इसमें BBT थ्योरम यूज होगी। सेम टू सेम DF पैरेलल टू A, ये जो डबल टिक वाले हैं, ये जो डबल टिक वाले हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है BF/FE = BE/AC। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया और इसमें हमने देखा क्या, जो हमारा इसमें हमने BPT थ्योरम को अप्लाई किया तो क्या बन जाएगा हमारा BD/DA, ठीक है। ये वाली साइड BD/DA = BE/EC, ये बन गई हमारी क्या, इक्वेशन 1। फिर उसके बाद सिमिलरली हमने जो दूसरी कंडीशन दी हुई थी अब इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो वही हो जाएगा BD/A। ये देखो ये वाली साइड हमारी कॉमन आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड कॉमन आ गया, BF/FE। ये बन गई हमारी क्या, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है, देयरफॉर जो हमारी राइट हैंड साइड होगी वो भी इक्वल होगी। तो BE/EC = BF/FE, हेंस प्रूव्ड। यही हमसे पूछा था और हमने प्रूफ कर दिया। इसके और सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, प्रूव दैट AD/AB = AE/AC। ओके, तो DE पैरेलल टू BC, ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो BPT यहाँ पे BPT थ्योरम यूज हो रही है, तो हम कह सकते हैं क्या, AD/DB = AE/EC। ये हमारे बाई BPT हमने लिख लिया। इसके बाद
इसके बाद का जो स्टेप है ना, वो जब हम स्कूल में और घर पे प्रैक्टिस करते हैं वो स्टेप हमें तब याद रहता है, क्योंकि उसमें करना क्या है, हमें इस टर्म का रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल यानी कि हमें अब उल्टा, इसको उल्टा लिख देना है। टीबी को हम ऊपर ले गए और एडी को नीचे लेके आ गए। देखो टीबी हमने ऊपर लिख दिया, एडी नीचे लिख दिया, और ईसी भी ऊपर चला गया और एई नीचे आ गया, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम क्या करेंगे, हम इस साइड भी +1 ऐड करेंगे, इस साइड भी +1 ऐड करेंगे। जैसे हमने +1 ऐड किया, फिर हमने इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एडी हमारा ऊपर चला जाएगा, एडी प्लस डीबी, देखो एडी प्लस डीबी, और ये दोनों जैसे ही ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वो ए बी वाली साइड बन जाएगी जो हमें यहाँ पर चाहिए, और एडी हमारे पास यहाँ पे है। जैसे रेसिप्रोकल किया है वैसे एंड में हम दोबारा से रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये रहा उसका सॉल्यूशन। दोनों साइड देखो हमने +1 को ऐड कर लिया, फिर उसके बाद एलसीएम लेके ऐड कर दिया, हमें साइड मिल गई, फिर उसके बाद फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, एडी को ऊपर, एबी को डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इज 8 सेंटीमीटर। ओ क्यू दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये है हमारा ओ क्यू। ओ क्यू क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, पी क्यू है हमारा क्या 8 सेंटीमीटर। ओ पी रेडियस हमसे पूछिए कि इसकी रेडियस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम दिया नहीं था, ये हमने खुद से डायग्राम बना रखा है। कई बार ऐसे ना, जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो तुम ऐसे हो सकता है ऊपर की साइड को बना दो ऐसे करके, ठीक है, वो भी सही है, बट जितनी प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद डायग्राम भी उतना ही नीट एंड क्लीन बनता है। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देख के हमें पता चल रहा है, देखो ये क्या है, अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनियस है हमारे पास 10, बेस हमारे पास 8 है, हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, जो कि जिससे हमारी रेडियस निकल जाएगी। इतना सिंपल, बार बार हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज थोड़ा ना करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन उसने इसलिए पूछा है क्योंकि उसने अभी एंगल नहीं दिया है इसमें 90 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हमारी थ्योरम 10.1 लग जाएगी, जो क्या बोलती है कि जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, यहाँ से जब हम किसी किसी सर्कल में कोई टेंजेंट खींचते हैं और यहाँ से जो हमारी रेडियस होती है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर हमें इस थ्योरम को मेंशन करना जरूरी था, तब जाके आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलते। डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हमें इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो हमने यहाँ पे थ्योरम को स्टेट कर दिया, उसके बाद हमने बोल दिया कि हाँ ये एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल है, देयरफॉर जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया। तो यहाँ से हमारी साइड निकल के आ गई भाई +-6 आ गई, साइड माइनस माइनस नहीं हो सकती, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं ना, बार बार वही मीन मीडियन मोड वाले 3 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमसे अभी हमसे पूछा है कि मीडियन बताओ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये डेटा वाले क्वेश्चन है ना, तो इसमें थोड़ा सा इतना ही डेटा दिया हुआ था। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, हमें निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो कैसे निकलती है, ये जो 6 है, सबसे पहले 6 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दो, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 6 + 4 10। इस 10 को फिर से ऐड कर दो 11 के साथ, तो कितना आ गया ये हमारा 21। 21 को ऐड कर दिया 9 के साथ, ये आ जाएगा हमारा 30। ऐसे ही 30 को ऐड कर दिया हमने 5 के साथ, तो ये निकल के आ गया हमारा 35। और जो ये 35 होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जमा करना किसी चीज़ को, है ना, यानी कि ऐड करना। तो ये जो 35 है वो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके ही आया होगा, यानी कि 35, जिसको हम बोलते हैं n, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो n इक्वल टू हमारा 35 निकल के आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं n/2, जो क्या होगा हमारा 35/2 17.5, कितना आ गया 17.5। n/2 हमारा 17.5 निकल के आ गया। तो अब इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें मीडियन क्लास पता चलेगी कि हमें
फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए मीडियन क्लास हमारी कौन सी होगी? देखो 17.5 कहाँ पे होगा? वो ये 10 और 21 के बीच में होगा, राइट? तो यानी कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी हो गई? ये हो गया हमारा CF, और ये हो जाएगी हमारी क्या? मीडियन क्लास, है ना? ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास के लिए 5 क्या हो जाएगा हमारा? लोअर लिमिट या अपर लिमिट, और 7 माइनस 5 यानी कि H। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? स्मॉल l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो स्मॉल l क्या है हमारे पास? स्मॉल l 5, ठीक है। मीडियन क्लास में हमारा स्मॉल l क्या है? 5 है। तो l की जगह पे हमने 5 लिख दिया, प्लस n बाई टू हमने अभी निकाला कितना? 17.5 माइनस सी एफ है 10। जस्ट एक जो प्रीवियस होता है ना, मिडिल क्लास के जस्ट प्रीवियस वाला सी एफ होता है, हम इसको वो यहाँ पे लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10 अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी 11 इंटू एच कितना हो जाएगा हमारा? 2, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस हो जाएगा हमारा 5 7.5 अपॉन 11 इंटू 2 हो जाएगा अप्रॉक्स 50 के अप्रॉक्स, 15 के अप्रॉक्स हो जाएगा ना, 15 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 15 अपॉन 11, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा कितना? अगर हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो अप्रॉक्स 1.3 इसके अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। हाँ 1.3 के अप्रॉक्स आएगा। तो इसको फिर ऐड कर लेना यहाँ पे, कितना हो गया? 1.5 प्लस 1.36 कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा कितना? 6.36। तो ये हमारा रहेगा इसका आंसर। तो हमें मीडियन मिल गया, ओके, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? मीडियन क्लास के जस्ट एक प्रीवियस वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, इन अ बैग देयर आर 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 4 रेड बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल को टेकन आउट एट रैंडम, एक बॉल को हमने रैंडमली निकाल लिया फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? जो बॉल हम निकालेंगे उस बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये है, जैसे हमने बना, एक बैग था हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 रेड बॉल थी, 6 ब्लैक बॉल थी। इसको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। ऐसे बॉल्स बनाने मत बैठ जाना। 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हमें एक बॉल को निकालना है उसमें से, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। एक बॉल निकालेंगे, 4 बॉल है हमारे पास रेड, तो और टोटल बॉल है हमारे पास कितनी? 10। तो पी क्या हो जाएगा? 4, फेवरेबल आउटकम 4 ही है, रेड के आने के 4 ही तो प्रोबेबिलिटी है। तो अपॉन 10, जिसको आप कैंसिल आउट कर लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और सेक्शन में हमसे पूछा गया है, 1 कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक जो कार्ड का जो स्वीट होता है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं हमारे? 52 कार्ड्स होते हैं। हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड एंड नॉट गेटिंग ए स्पेड। देखो जल्दीबाजी में इस पार्ट को मिस मत करना, इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हैं, स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी और स्पेड के आने की ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स और स्पेड्स। सब 13 होते हैं। तो हमें स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 13। टोटल आउटकम हो गए कितने? 52। तो स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13/52। और नॉट गेटिंग ए स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 में से माइनस कर देंगे। वही चीज़ ना दोबारा से रिपीट हो गई है ना, जो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? ना आने का सम, ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 माइनस पीई। 1 माइनस आने की प्रोबेबिलिटी इतनी थी, तो एलसीएम ले लिया, तो 4 - 1
3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट है, दोनों पार्टों को ध्यान से देखना है, मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुलदीप वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹10,000। कुलदीप बैंक गया 10,000 रुपीज को निकालने के लिए। ही आस्क्ड द कैशियर टू गिव हिम ₹200 एंड 500 नोट्स ओनली। उसने बोला मुझे 10,000 रुपीज तो चाहिए, लेकिन उसमें केवल 200 के नोट और केवल 500 के नोट्स होने चाहिए, उसके अलावा कोई और नोट नहीं होना चाहिए। तो कैशियर ने क्या किया, कुलदीप गॉट 26 नोट्स इन ऑल। तो कैशियर ने अपनी वहां पे कैलकुलेशन करी, हिसाब लगाया और कुलदीप को रिटर्न कर दिए 26 नोट्स। 26 नोट रिटर्न किए, यानी कि टोटल रुपीज कितने दिए 10,000, लेकिन नोट है 26। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹200 एंड 500 ही रिसीव्ड, है ना। तो वो टोटल नोट कितने हैं उसके पास 26 हैं, लेकिन उसमें कितने नोट 200 के हैं और कितने नोट 500 के उसको मिले हैं, वो चीज उसने हमसे पूछी है। ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हमने सबसे पहले बोल दिया कि लेट द नोट्स ऑफ ₹200 इक्वल टू x, लेट द नोट्स ऑफ 500 रुपीज इक्वल टू y। अब पहली कंडीशन उसने दी है ना कि टोटल नोट से कितने रिटर्न मिले हैं, 26 नोट से टोटल मिले हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, क्योंकि 200 रुपीज के नोट्स प्लस 500 के रुपीज टोटल नोट्स मिला के हमारे पास 26 नोट्स है। तो ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड, उसने बोला कि ये जो 200 के नोट्स हैं और जो 500 के नोट्स हैं, जब इनको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो टोटल रुपीज कितने हमारे पास 10,000 है। तो सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी इतनी, 200 के कुछ नोट प्लस 500 के कुछ नोट का सम 10,000 रुपीज देता है। तो सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेट कर लेना है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड आपको इजी लगती हो, आती हो, उस मेथड से इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये 0 0 0 दिखाई दे रहे थे और ये 2 साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं 100 को यहाँ से मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 2x प्लस 5y। इसी वजह से मैंने ऊपर वाले को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला स्टेप आप यहाँ पे भी कर सकते थे कॉमन लेने के बाद। ओके, फिर इन डबल जीरो से यहाँ के 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। तो पहली इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 52, सेकेंड इक्वेशन भी हमारी सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम टू सेम बन गई, है ना। और ये 26 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये 52 बन गया। ये कट कैंसिल आउट हो गए, ये बड़े में माइनस साइन लग गया, तो -3y इक्वल टू -48, तो y इक्वल टू 16, y की वैल्यू मिल गई हमें। और फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने सब सब्स्टिट्यूट किया, तो x मिल गया हमें इतना। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि जो x है वो 200 रुपीज के नोट्स है। ठीक है, जो ये x था ये 200 रुपीज के नोट थे। ओके, तो हमने देखो 200 रुपीज के नोट थे, तो हमने इक्वेशन में पुट कर लिया 200 इंटू एक्स प्लस, और जो ये 16 नोट हमें मिले हैं किसके मिले हैं 500 के, क्योंकि ये y को हमने अज्यूम किया था 500 के नोट, है ना। तो ये कितना हो गया 16। ओके, अब इन दोनों को तुम कैलकुलेट करोगे तो देखो ये कितना बन गया, ये बन गया 2000 प्लस 16 5 जा 80, तो ये बन गया हमारा 88,000। तो टोटल रुपीज हमारे पास कितने आ गए 10,000 रुपीज हमारे पास टोटल बन गए, इतने ही नोट उससे मिले थे। यानी कि हमारी कैलकुलेशन कंप्लीटली क्या है, करेक्ट है। इसके और सेक्शन में क्वेश्चन आया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, 2x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 12। हमने सबसे पहले इस वन को क्या किया, यहाँ भेज दिया, फिर उसके बाद हमने 1 बाई 1 दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, x और y लिखते हैं, यहाँ पे 0 और 1 लिखते हैं, यहाँ पे नहीं 0 और 1 नहीं लिखते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे 0 पुट करते हैं, एक बार हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हमें क्या हो, बहुत ईजिली इक्वेशन सॉल्व हो जाए हमारी और हमें इजी आंसर मिल जाए। इसलिए एक बार हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एक बार हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। बट मैंने यहाँ पे 3 क्यों पुट कर रखी है, क्योंकि देखो मैंने हिट एंड ट्रायल से पहले रफ में सॉल्व किया और इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है, जैसे हमें बहुत अच्छे से पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, क्लियर पॉइंट नहीं मिल रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूँ तो मुझे ये यहाँ पे 1/2 मिल रहा था, है ना। ग्राफ में 1/2 को प्लॉट करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो 0.5 रहेगा, बट फिर भी एक हमें नीट एंड क्लीन आंसर नहीं मिल रहा था, तो दूसरी वैल्यू पुट कर ली। मैंने क्या किया, x की वैल्यू पहले 0 पुट करी तो मुझे y मिल गया 1, फिर x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 3, यानी मुझे दो कोऑर्डिनेट मिल गए 0,1 और 1,3, 2x माइनस 1 इक्वल टू -1 वाली इक्वेशन के लिए।
सेम टू सेम ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी मैंने सेम किया। पहले मैंने x की वैल्यू 0 रखी, फिर मैंने रफ में यहाँ पे 1 वैल्यू रखी। उसमें मुझे आंसर अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने वैल्यू 2 पुट करी, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 6 और 5। तो यहाँ से भी मुझे 2 कोऑर्डिनेट फिर से मिल गए इक्वेशन के लिए। अब आपको इसे बनाना है ग्राफ में या रफ में, आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। जो पॉइंट्स मिले हैं उनको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ किया तो ये लाइंस क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे आके हमारा इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये है हमारा पॉइंट क्या, 2,5। इसमें हम साथ ही साथ क्या करते हैं ना, इसमें हम जो ये लाइंस होती हैं, इस लाइंस में हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास होती है इसको हम लिख लेते हैं, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 इस तरीके से। और ये वाली जो इक्वेशन होगी इसमें हम ऐसे तिरछे करके लिख सकते हैं। जो दूसरी इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 12, x प्लस 2y इक्वल टू 12, इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकली हमारी सॉल्यूशन हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज लिखना जरूरी है, जब आपका सॉल्व हो जाए तो इसमें लिखना कि क्या लिखोगे आप, कंक्लूजन में लिखोगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जो ये लाइंस है हमारी वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिला हुआ है, केवल वन सॉल्यूशन मिला है ना। 18 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, 7 सेंटीमीटर नहीं है, 7 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हमने ड्रॉ कर लिया। देखो जब हम क्या करते हैं ना, इस तरीके का साइन लगा लेते हैं, जैसे हमने कभी भी हम इस तरीके का साइन लगाते हैं, ये छोटी क्लास का है, तो इसका मीनिंग 90 डिग्री होता है। इसको बनाने के बाद आपको यहाँ पे 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं होती, या तो आप 90 डिग्री लिखो ऐसे करके, या तो आप इस वाले साइन को बना लो। ओके, तो हमने ये बना लिया। हाइपोटेन्यूज 13 दिया था तो हमने यहाँ पे 13 लिख लिया। बेस को हमने x माना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है कि जो ये है ना हमारा एल्टीट्यूड है, ठीक है, जनरली हम हाइट बोलते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज में उसने एल्टीट्यूड लिखा है। एल्टीट्यूड का मतलब ही हमें हाइट ही फाइंड आउट करनी है। तो जो ये हाइट है ये हमारी 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। अगर बेस, जैसे अगर बेस 20 है तो ये 20 माइनस 7 है, यानी कि ये कितनी है, 13 है। ओके, और ये दोनों साइड हमें अच्छे से कैलकुलेट करनी है, तो वही है, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया। देखो पाइथागोरस थ्योरम के कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज कर लिया, सारी की सारी वैल्यू पुट कर ली। बस यहाँ पे जैसे ये है ना x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कैसे किया, और अच्छा काम करने के लिए आप एग्जाम में यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है ब्रैकेट में, इस तरीके से लिख सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने इस फॉर्मूले का यहाँ पे हमने यूज़ किया है, इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जब आपने इसको ओपन किया तो यहाँ पे ओपन करके आपने इस तरीके से लिख लिया है ना। फिर उसके बाद आप ये सारी वैल्यू को आपने इधर उधर भेजा, तो आपके पास ये बन गया, यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल गई, आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फिर से यहाँ पे मिल गई। अब ये सेम टू सेम वही वही इक्वेशन है, बिल्कुल सेम, अभी जब हमने थोड़ी देर पहले की थी वही है। देखो 7x ही है, अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले हमने यही क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम टू सेम, है ना। 7x को इस तरीके से तोड़ना है हमने, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से कि वो -7x आए और ये -60x² बन जाए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से फिर हमने इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू मिल गई हमें 2, 12 और -5। क्या हम -5 को लेंगे, नहीं, क्योंकि साइड हमारी माइनस में तो होगी नहीं। तो हमारा बेस ले लिया हमने कितना, 12 सेंटीमीटर। जो एल्टीट्यूड है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया था कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो अब जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा ना। जो बेस था वो कितना कितना मिल गया बेस हमें, ये 12, ये 13 और ये 5 सेंटीमीटर। Obtain the coordinates of the points of the trisection, three equal parts of the line segment joining the points A 2, -2 and B -7, 4. ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, बेसिकली एक ये लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखी है। इसके हमें ट्राई सेक्शन के यानी कि
कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट जिसने इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटा है, ये जो 3 बराबर भागों में इसने इसको डिवाइड कर दिया है ना, तो इन पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो ये इसमें कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है? सेक्शन फॉर्मूला, है ना। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो पता है ना, कैसे निकालते हैं? इस तरीके से लिखते हैं हम उसे, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए हमारा आता है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए, कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे y के कोऑर्डिनेट के लिए हमारा ये आ जाता है। तो p के कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से निकालेंगे। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है ना, जैसे ही उसने बोला कि 3 इक्वल पार्ट ट्राई सेक्शन में बटा है, तो जब हम p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसमें हमें m1 चाहिए, वो क्या हो जाएगा, जैसे अभी तो क्या है 1 1 1 बराबर भागों में। जब p के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, m1 जो है हमारा 1, और ये वाला हिस्सा 1 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा m2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो हमारा m1 और m2 है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट है इसके साथ ऐसे लिख लेना, ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करने में। ये x1 y1 x1 2 y1 माइनस 2, और यहाँ पे लिख लेना क्या, x2 y2। तो बस फिर सेक्शन फॉर्मूले में हमने सारी की सारी वैल्यू को पुट कर लिया, और हमारे पास p के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए कितना, -1, 0। p के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए -1, 0। और ऐसे ही जब हम पॉइंट q के पॉइंट के लिए गए तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 2:1, क्योंकि अब क्या हो जाएगा इस तरीके से जो q है, अब q के पॉइंट यहाँ पे रहेंगे, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा 2, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा क्या, 1, ठीक है। तो ये m1 हो जाएगा हमारा 2, और ये m2 हो जाएगा हमारा कितना, 1। सेक्शन फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया तो q के कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, प्रूव दैट, ये पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मैं प्रूव करना है। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे चैप्टर्स में ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन किस तरीके से, एक बार आप या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हो इस तरीके यहाँ से, और वो आंसर निकल के आ जाता है किसके, RHS के बराबर, या तो आप क्या करते हो, एक बार LHS को सॉल्व करते हो, फिर यहाँ से RHS को सॉल्व करते हो, फिर यहाँ पे आपको 2 बराबर आंसर मिलते हैं इस तरीके से, है ना। तो उन्हीं में से एक ही क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार, उस चैप्टर में से तो आना ही आना होता है। 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, एक बड़ा क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या ध्यान में रखते हैं कि हमें ये साइन और कॉस को चेंज करके यहाँ पे क्या लाना है, सेक और टेन लाना है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो जब हम फॉर्मूले पढ़ते हैं हमें इतना तो पता है कि अगर साइन के अपॉन में यहाँ पे क्या होता, कॉस थीटा होता, तो ये तुरंत क्या बन जाता, टेन थीटा बन जाता है। देखो यहाँ पे टेन थीटा है। ऐसे ही कॉस थीटा तो छोड़ो, लेकिन 1 अपॉन इसके अपॉन में भी अगर कॉस थीटा आ जाए किसी तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा, जो यहाँ पर है, जो बताया था ना, जो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे, उसमें साइन कॉस, कॉस के अपॉन में क्या होता है, सेक होता है ना, यानी कॉस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ से ध्यान में रखने की, इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर लिया, डिवाइड बाई कॉस थीटा कर लिया। तो साइन थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब लिखोगे तो यहाँ पे अच्छे से लिखना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हर के अपॉन में कॉस थीटा लगा लिया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बन गया हमारा, टेन थीटा। कॉस थीटा से कॉन थीटा कटा तो कितना, 1, 1 अपॉन कॉस थीटा कितना बन गया हमारा, सेक थीटा। ऐसे ही अपॉन में भी हमारा चेंज होकर इतना आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो -1 है ना, मतलब हम इन लाइन को रीअरेंज कर रहे हैं, ये -1 को हम यहाँ पे लिखते रहे, तो ये यहाँ पे आ गया, और ऐसे ये वाले +1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगेन हमें वो आइडेंटिटी पता है जो अभी हम इससे पहले भी कर रहे थे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आया था ना वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि अगर मैं इस 1 को यहाँ पे अलोन कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड में, 10 को यहाँ भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
कहने का मीनिंग इस 1 की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक बड़ा सा ब्रैकेट का यूज किया और उसके बाद इस 1 की जगह पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में हमने इसको ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये धीरे धीरे आगे जाके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब ये क्या बन गया, अगेन फिर से फॉर्मूला गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप जब कॉपी में करोगे एग्जाम में तो उसके आगे आपको स्टेट भी करना होता है कि ये क्यों हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उसकी मदद से हमने ब्रैकेट के अंदर इसको ओपन किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे आ गया, राइट। और ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा रखे हैं इसका मीनिंग है कि मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये सेम टू सेम अभी हमारा डिनोमिनेटर ऐसे ही चलता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, अब हम इस पूरे स्टेप को देखेंगे, ठीक है, इस पूरे स्टेप को देखेंगे। यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते हैं कि ये पूरा का पूरा हमें एक साथ देखना है। देखो ये एक नंबर है जो एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये बड़ा सा ब्रैकेट इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। ऐसे ही माइनस का साइन माइनस की जगह पे माइनस, ये तो बाहर चला गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पे बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बेसिकली हमने किया क्या है ना, जैसे ये था ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, मान लो ये 5 था माइनस ऐसे, और ये ब्रैकेट के अंदर ये भी 5 है ऐसे, ठीक है, और ये कुछ और है यहाँ पे 6 है। तो बेसिकली हमने ये पूरा का पूरा 5 कॉमन लिया, तो इस वाले 5 की जगह पे 1 बचा माइनस, और यहाँ पे बच गया ब्रैकेट के अंदर क्या 6, समझे। तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसको पूरा एज ए वन क्वांटिटी लेके चलना, तब तुम्हें यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया हमारा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सेक थीटा प्लस में था, ये माइनस में वो चला जाएगा, और ये माइनस में था तो ये प्लस में चला जाएगा। फिर न्यूमरेटर से हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, हाँ देखो अब हमारे पास ना यहाँ पे कितना बच गया, बस हमारे पास इतना ही बचा हुआ है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बच गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इतना पता है कि अपॉन में हमें इतना चाहिए, है ना। तो अब ये तो हमें किसी तरीके से मिल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया अपनी तरफ से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना बन गया हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया ना ये। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन गया। फिर इसको अगेन दोबारा से ओपन मत करना, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने भी ओपन कर लिया था जल्दीबाजी में, वैसे ओपन मत कर लेना, क्योंकि फिर ये वापस वही बन जाएगा ना ऊपर वाली चीज़। फिर वही वाली आइडेंटिटी लग गई हमारी, ये 1 की जगह पे देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 1 लिख दिया अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो हमारे RHS के इक्वल आ गया। तो बस इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वन बाई टू, जहाँ पे मैं ये कंडीशन भी दे रखी है। तो हमसे पूछा है कि ए और बी की वैल्यू बताओ। ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी क्वेश्चन है इससे पहले वाले के। तो हमने लिख लिया पहले जो दे रखा है हमें, साइन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई टू हमने लिख लिया। अब ये वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की भी होती है, बट हमें इक्वेट करना है ताकि हमारा साइन हट सके और ए और बी की वैल्यू निकल सके। तो हमने साइन के टर्म में साइन 30 लिख दिया, फिर हमने दोनों साइड्स को इक्वेट किया, तो ए साइन से साइन हट गया, ऐसे कैंसिल आउट मत करना, ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड ही लिखना। तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड कंडीशन जो कॉस के टर्म में थी सेम टू सेम लिख लिया, 1/2 की जगह पे कॉस 60, सिमिलरली हमने इक्वेट कर दिया, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वही इसको कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों जुड़ के 2a बन गया हमारे पास। 30 प्लस 60 हमारा 90, और ये 2 यहाँ जाके डिनोमिनेटर में जाके इसको 40 में अपना दिया, डिवाइड हो गए। फ्रॉम इक्वेशन हमारे b की वैल्यू भी निकल गई, तो a और b हमारी दोनों वैल्यूज निकल गई। अब देखो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है,
जो ए प्लस बी को हम जब जोड़ेंगे 0 से 90 के बीच में आएगा, और जो ए एंगल जो ए है वो बड़ा होगा किससे, बी से, है ना। तो ये देखो 45 ए प्लस बी यानी कि कितना हो गया, 45 प्लस 15 यानी कि कितना, 60। और कंडीशन हमें क्या दे रखी है, 0 से ए प्लस बी इसके बीच में होना चाहिए। कंडीशन हमें ये दे रखी थी ना, इसके 90 के बीच में होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो गया ना, 90 के बीच में आ गया, सेटिस्फाई हो गया। और जो हमारा ए एंगल है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि ए एंगल होगा हमारा बी से बड़ा होगा, तो देखो 45 इज ग्रेटर देन 15, तो हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ए क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक बोलते ही हमें ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि हमें क्यूबिकल ब्लॉक से तो हमें इस कहानी से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें बस ये देखना है कि उसने हमें बोल दिया कि क्यूब, और जैसे क्यूब बोला तो हमें उसके फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए। ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, साइड भी दे दी इस क्यूब की, इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है, कुछ इस तरीके का खिलौना बनाया गया है, या एक किस तरीके का एक ब्लॉक बनाया गया है, डिजाइन बनाया गया है, जहाँ पे एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर टाइप का एक शेप है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि हेमिस्फीयर की डायमीटर क्या होगी। डिटरमाइन दिस सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और जो पूरा का पूरा सॉलिड बना हुआ है ना, इसकी हमें सरफेस एरिया बताना है। तो देखो ये सारे हमने डायग्राम बना लिया और उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रख दिया, है ना। हेमिस्फीयर यानी कि ऐसे याद कर लो कि एक आधी फुटबॉल रख दी है इसके ऊपर, फुटबॉल को बीच से कट करके इसके ऊपर हमने रख दिया है, ब्लॉक के ऊपर। तो इतने अच्छे से देखो, अगर ये देखो, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, यानी कि जो ये हेमिस्फीयर की सेंटर वाली लाइन होगी ये भी 7 होगी। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा देखते ही सॉल्व हो गया कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमारी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, है ना। क्योंकि ब्लॉक को तुमने इस तरीके से इसके ऊपर फिट किया है ना, ऐसे, तो ये आधी फुटबॉल यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर उतना ही तो होगा जितना क्यूब की साइड होगी। सेकेंड पार्ट में पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बताओ, तो वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे क्यूब का एरिया हो जाएगा हमारा 6a²। फिर उसके बाद निकालेंगे हम सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम, टोटल नहीं निकालेंगे, टोटल निकालेंगे तो 2πr² की जगह पे फिर हमें 3πr² निकालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और जो ये एरिया कवर हो चुका है ना, ये वाला एरिया जो इस फुटबॉल ने यहाँ पे कवर किया है ना, फिर हमें इस एरिया को माइनस भी तो करना पड़ेगा। और फुटबॉल को जब तुम कट करोगे तो ऐसे देखोगे तो वो सर्कल के शेप की है, यानी कि उसका एरिया कितना, πr², है ना। तो इस पूरे के पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया प्लस ये एरिया माइनस जो एरिया ढक चुका है वो, क्योंकि हमें बार बार से निकालना है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, सर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द बेस कवर्ड बाय द हेमिस्फीयर। 6a² बोलो या 6 साइड² बोलो, बात एक ही है। और प्लस हेमिस्फीयर कितना होता है, हेमिस्फीयर मतलब, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, आधा। पूरा स्फीयर होता तो उसका एरिया क्या निकलता हमारा, 4πr² निकलता। आधा पूछा है तो वो कितना हो जाता है हमारा, 2πr² हो जाता है। और बेस सर्कल के रूप में कवर हुआ है तो -πr²। बाकी सारी की सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर ली। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली बात ना, इसमें मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जब चैप्टर जब भी हम करते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, बड़े क्वेश्चन, इसमें जो ये पाई होता है ना, ये कैंसल आउट हो ही जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो पहले ही वैल्यू पुट करने मत बैठ जाना, एक एक बार घर पे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, क्योंकि वहां पे तुम पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करते रहोगे इस तरीके से, 22/7 रखोगे, कभी कोई रखेगा 3.14 रखेगा, फिर कैंसिल आउट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो वहाँ पे एग्जामिनर को ये जरूर पता चल जाएगा कि एक तो क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा बिल्कुल भी देखा ही नहीं है कभी। इसलिए ये पाई इसको इस तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि ये पाई वाले ज़्यादातर सॉल्व हो जाते हैं, कट जाते हैं आपस में। तो ये इसमें से 2πr² में से 1πr² गया तो πr² बच गया, फिर वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, सरफेस एरिया हमारा निकल के आ गया कितना, 332 - 0.5
सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर निकल के आएगा सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अ बस ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक समान स्पीड से, समान चाल से, और ये बस की जगह पे ट्रेन लिखा हुआ आता है कई बार। खैर हमें तो डेटा से मतलब है कि एक डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 480 किलोमीटर हमें दे रखी है। पढ़ते ही हमें इस कहानी को पढ़ते ही हमें डेटा को ऑब्जर्व करना है। डिस्टेंस मिल गया हमें 480 किलोमीटर। If the speed has been 8 km/h per less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। कह रहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती उस बस की तो टाइम ज़्यादा लगता। कितना टाइम ज़्यादा लगता? 3 आवर ज़्यादा टाइम लगता, पहली वाली बस की स्पीड में से 3 आवर ज़्यादा लगता। फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पता चला कि देखो एक बस चल रही है, डिस्टेंस हमारी सेम है 480 किलोमीटर। ठीक है, जैसे मान लो बस चल रही है हमारी कितनी 50 की स्पीड से चल रही है, तो वो यहाँ पे कुछ आवर में पहुँच गई। फिर वो कह रहा है कि इस 50 को ना चला के उसमें से 8 कम कर दो। अभी हम मानने के लिए हमने कहा कि चलो 40 की स्पीड चलाए, 40 की स्पीड से चलेंगे तो जैसे ही 50 है ना, ये इसको 2 घंटे लगे थे, 40 की स्पीड चले तो अब कितना लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। यानी कि है ना, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, मतलब इस दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 1 घंटे का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे हमें दे रखा है डिफरेंस कितना, 3 आवर। तो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया लेट द स्पीड ऑफ द बस इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारा इतना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। इसको ऐसे याद किया करो, d इक्वल टू एस टी, डी इक्वल टू एस टी, एस टी एस टी एस टी एस टी एस टी, ऐसे करके। तो टाइम इक्वल टू, यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डी अपॉन एस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जब हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था तब हमारा टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड देनी है उसे हमने x मान लिया। सेकेंड कंडीशन में जब हमारी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है पहले वाली स्पीड से, पहले वाली स्पीड से 8 किलोमीटर कम हो गई है, तो टी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आ गया। अब दोनों के बीच में टाइम टेकन बाई द डिफरेंस कितना है, पहली बस पहले पहुंच गई, दूसरी बस लेट पहुंची, 3 घंटा ज़्यादा लिया उसने, यानी टाइम डिफरेंस दोनों के बीच में कितना हो गया, 3 हो गया। या तो इसको ऐसे समझ लो, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे क्या है कि जो सेकेंड वाला टाइम है ना, पहली वाली बस से हमारा कितना लेता है, 3 घंटे वो ज़्यादा टाइम हमारा लेता है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा T2 माइनस टी वन इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। उसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन जाती है। यहाँ पे हमने 3 को कॉमन ले लिया, उसके बाद इसको इस यहाँ भेजा तो ये 0 हो गया, और हमारे पास ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो सबको पता चल ही गया कि ये जैसे हमारा मिडिल टर्म है ना, इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। कैसे करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास -8 आना चाहिए, और -8x आना चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, -1280 x² इतना हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर रखा है x² माइनस, यहाँ पे हमने कर रखा है 8x को हम कैसे तोड़ेंगे, -40 + 32x इस टर्म से। ठीक है, बेसिकली इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, जैसे 1280, और हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, फिर यहाँ पे फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे x को कॉमन लिया, तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से 2 बन गए, x -40 और x + 32। फिर हमने इसको इक्वेट किया 0 के बराबर, तो ये एक आया -32, एक आया 40। अब बताओ, स्पीड तुमने कभी माइनस में देखी, गाड़ी कभी माइनस में चलती है, नहीं चलती है, तो हमने इसको लीव कर दिया। हमारे पास जो स्पीड ऑफ द बस आ जाएगी वो कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई। नेक्स्ट है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 140 मीटर एंड द एरिया 1000 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड डायगोनल। अगेन वही कहानी को पढ़ते ही ना हमें डेटा पता चल जाना चाहिए। जैसे ही रेक्टेंगुलर पार्क बोला, यानी कि हमें किससे डील करना है, हमें एक रेक्टेंगल से डील करना है, इसके बारे में हमें सब चीज़ पता चल जानी चाहिए कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसके एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं। अब इसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 140 मीटर, एरिया दे रखा है 1000 मीटर। हमसे पूछा है लेंथ बताओ, ब्रेड्थ बताओ और डायगोनल बताओ। डायगोनल मिस मत करना लेंथ और ब्रेड्थ के बाद। तो जो दे रखी है पहली कंडीशन,
पेरीमीटर इक्वल टू 140 दिया है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। दिया है ये 140, तो हमने यहाँ पे 140 लिख दिया इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये 2 इधर चला गया तो ये 140 को डिवाइड करके 70 बन गया, तो एक हमारा ये निकल गया एल प्लस बी इक्वल टू 70 बन गया। फिर उसके बाद हमने एज्यूम किया कि जो रेक्टेंगल है ना इसकी ब्रेड्थ को हमने एक्स मान लिया, तो इस वाली कंडीशन से यहाँ पे निकली है, यहाँ से हमारा एल कितना हो जाएगा, ये एल प्लस बी इक्वल टू 70 है, बी को हमने एक्स मान लिया तो एल प्लस एक्स इक्वल टू 70 बन गया, और ये एल इक्वल टू एक्स को हमने इस साइड भेजा राइट हैंड साइड, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस एक्स, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एरिया दे रखा है हमें कितना 1000, तो इस एरिया के साथ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, एरिया की जगह पे एल इंटू बी, और ये 1000 हमें गिवन था। फिर इस एल की जगह पे जो यहाँ पे आई है हमारी वैल्यू 70 माइनस एक्स, बी की जगह पे एज्यूम किया था हमने एक्स, और ये 1000। फिर वही इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अगेन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बस। फिर उसके बाद यहाँ से मैं अगेन दो वैल्यू मिल गई, एक्स इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू 50, 1 बाई 1 हम दोनों को पुट कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। देखो वो ट्रिग्नोमेट्री वाला और ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पाइथागोरस कितना ज़्यादा आ रहा है, कितने ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। देखो लेंथ और ब्रेड्थ तो हमारी निकल गई, क्योंकि अगर हमारा एक्स निकल गया ये हमने ब्रेड्थ पाना था, अब इसको तुम यहाँ पे इस वाली कंडीशन में लगा दोगे तो यहाँ से वो निकल जाएगा ना, ये एल भी निकल जाएगा, यहाँ पे तुम एक बार एक्स को 20 रखो, एक बार 50 रखो, तो हमारा एल मिल जाएगा। बस ध्यान देना कौन से पॉइंट मिस नहीं करने होते हैं फुल मार्क्स लाने के लिए, जैसे रेक्टेंगल था तो यहाँ पे जितना ज़्यादा मेंशन करोगे उतना अच्छा, कि रेक्टेंगल के जो चारों कॉर्नर्स होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। हमें डायगोनल भी पूछी है, तो ये 50 आ गया, ये 20 आ गया, हमसे डायगोनल पूछी है तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अब हमें डायगोनल बताना है, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम का तुम यहाँ पे यूज़ करोगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ग्राउंड से हम एक बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं और एंगल कितना है 30 डिग्री का है, बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अब उस बिल्डिंग के टॉप पे क्या कर रखा है, एक फ्लैग को लगा रखा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज फ्रॉम द पी पॉइंट इज 45 डिग्री। मतलब जमीन पे एक पॉइंट है, वहां से हम जब बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल है हमारा कितना 30 डिग्री, और उस बिल्डिंग के ऊपर जो फ्लैग लगा है उसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। और यहाँ पे देखो इसने क्या कर रखा है, √3 इक्वल टू 1.732 मेंशन किया हुआ है, क्योंकि देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हमारे किस तरीके से निकल के आते हैं, आंसर हमारे कैसा निकल के आता है, हमारा आंसर कुछ इस तरीके से निकल के आता है, √3 - 1 निकल के आता है, मतलब हमें सॉल्व नहीं करना होता है, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। पर अभी उसने बोला है कि इस √3 की जगह पे इतना लेना, यानी कि आंसर में हमारा √3 तो है ही है, हमें यहाँ से पता चल गया, और जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये एक पॉइंट पी है ना, इस पॉइंट पी से जब हमने बिल्डिंग के टॉप को देखा, यहाँ पर 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो एंगल हमारा 30 डिग्री। जब इसके ऊपर जो फ्लैग है उसको देखा तो एंगल हमारा 45 डिग्री हो गया। बिल्डिंग की हाइट लिख ली हमने 10 मीटर और इसकी फ्लैग की हाइट मान ली हमने h मीटर, और यहाँ पे हमने सारा डेटा लिख लिया। बस उसके बाद हमने सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल को देखा, ट्रायंगल एस पी क्यू, इसको देखा हमने, ये 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का क्यों हुआ, क्योंकि भाई कोई भी बिल्डिंग है, पोल है, वो ज़मीन में हमेशा सीधा ही होगा, सीधा होगा यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हमने बड़े वाले ट्रायंगल में 1045 और भी अच्छा हो गया, 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और ये होता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा कितना, h+10, यहाँ पे लिख दिया, बेस की जगह पे पी क्यू, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 1 बन गई, पी क्यू इक्वल टू h+10। सेम सिमिलरली हमने दूसरे वाले ट्रायंगल को देखा, आर पी क्यू को, तो वहाँ पे हमारा 1030 है, 1030 की वैल्यू यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए 1/√3, और हमारा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा पी क्यू निकल के आ गया कितना, 10√3। फ्रॉम इक्वेशन 1 पी क्यू इक्वल टू
अब यहाँ से जब ये पी क्यू निकल के आ गया है तो इसको हमने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से पी क्यू यानी एच निकल के आ गया कितना, 10√3 माइनस 10। देखो ये आंसर में वही निकल के आया ना, 10 ब्रैकेट के अंडर √3 - 1। बट उसने बोला कि भाई √3 की वैल्यू भी रखने को बोली है, तो यहाँ पे हम √3 की वैल्यू रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे इतना इतना मीटर हमारा फ्लैग की हाइट आ जाएगी। 24 क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The length at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो ये TP लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। 8 सेंटीमीटर ये कॉर्ड दे रखी है उसने, इस कॉर्ड की लेंथ दे रखी है उसने 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखी है उसने सेंटर के साथ 5 दे रखी है, और हमें ये टीपी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो वही हमने सबसे पहले इसको क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, टीपी लेंथ को हमने एक्स अज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद हमने ये डायग्राम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया, है ना। फिर यहाँ से जहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से हमने सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन खींची, तो जो ये कॉर्ड है इसको वो सेंटर से कट करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से ना, इसमें हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें बारी बारी से 1 बाई 1 हमने सारे के सारे ट्रायंगल्स को देखना है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, पी ए ओ ट्रायंगल को देखा हमने, इस वाले ट्रायंगल को देखा, ठीक है। इसमें हम ये वाली साइड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल पी ए को देखा, तो इसमें ए ओ का स्क्वायर, क्योंकि अब ये वाली साइड तो हमें 4 मिल गई और ये वाली साइड हमारे पास 5 है, बची ये वाली साइड। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ से हमारा कितना है, देखो हमने इसको अलग से यहाँ पे ना इस तरीके से अलग से बना के सॉल्व किया है। तो जो ए ओ वाली साइड है कितनी निकल के आ गई, 3 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये 3 आ गई। फिर उसके बाद हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे जो इसकी जस्ट बगल में, ये वाला ट्रायंगल है ना, इसको भी हमने अलग से ड्रॉ कर लिया। अब इसमें कौन सा एंगल बच गया, साइड बच गई, ये वाली साइड बच गई। कहाँ गई, ये वाली साइड, है ना। 3 इसके बगल वाली निकल गई, अब ये साइड बच गई। फिर से हमने ड्रॉ किया, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बन गया। हमने इस वाली साइड को पहले वाई एज्यूम किया, ओके। अब देखो हमें यहाँ पे एक्स है, ये साइड मिल गई है हमें, और ये भी हमें हाफ साइड मिल गई है। तो अब हम ये सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे, क्योंकि अब हमें बहुत सारा डेटा मिल चुका है एक्स को निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखो हमें एक्स को निकालना है, अगेन क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, लेकिन हमें एक चीज और मेंशन करने की पड़ेगी, क्या, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से रेडियस जो होती है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, देयरफॉर इट इज 90 डिग्री। तो अभी बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, और ये परपेंडिकुलर। अगेन फिर से हमारा क्या लग गया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो गया। फिर उसको हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ से मैं y निकल के आ गया, y निकल के आ गया, फिर इक्वेशन में रखिए, फिर हमारी x की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो बस वही है, हमें पहले छोटे छोटे दो ट्रायंगल को सॉल्व करना था इसमें, फिर वहां से जो डेटा निकलेगा वो बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर लेना था, हमारी टीपी लेंथ निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके और सेक्शन में, इफ द गिवन फिगर है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, शो दैट ये इक्वल टू ये। देखो एक क्वाड्रिलेटर एबीसी है, क्वाड्रिलेटर का मतलब 4 साइड से बना हुआ कोई भी डायग्राम। उसने क्या कर रखा है, उसके अंदर एक सर्कल क्या है, सर्कमस्क्राइब है। दो वर्ड होते हैं, एक इनस्क्राइब एक सर्कमस्क्राइब। मतलब सर्कल इसके अंदर क्या है, सर्कमस्क्राइब अच्छे से फिट है, इसके अंदर है। अगर इनस्क्राइब लिखा होता तो फिर हमें इसके बाहर से ड्रॉ करना पड़ता, ठीक है। इनस्क्राइब होता तो हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ता है, ऐसे, ठीक है। तो अभी सर्कमस्क्राइब लिखा हुआ है। ये भी ना सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है वो मैं भी बताऊंगा। देखो हमने जो जो डेटा लिखा था हमने वो लिख लिया, फिर उसके बाद हमने लिख लिया ए बी बी सी सी डी ए डी आर टेंजेंट्स, मतलब जो ये साइड्स है ना, सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, तो ये टच करके जा रहे हैं। तो हमने ये बोल दिया कि ये क्या है, हमारे टेंजेंट्स हैं। अगर ये टेंजेंट्स हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, वन ऑफ आवर थ्योरम, जो भी टेंजेंट होती है वो जब हम सर्कल में ऐसे खींचते हैं तो ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी ये इक्वल टू ये होगा। ऐसे ही जब हम इसमें जाएंगे यहाँ पे देखेंगे ये इक्वल टू ये,
ठीक है, सी आर इक्वल टू सी क्यू होगा। ठीक है, तो हमने वन बाई वन सारी की सारी चीज़ों को लिख लिया कि हमने लिख लिया कि देखो ए पी इक्वल टू है, इसको रेड से बनाते हैं ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ए पी इक्वल टू ए एस है और बी पी इक्वल टू बी क्यू है। ओके, ऐसे ही ऊपर साइड सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस। तो ये सारी इक्वेशन हमारी बन गई और हमने यहाँ पे रीजन स्टेट कर लिया। फिर हमने चारों चारों इक्वेशन को जोड़ लिया, क्या बन गया देखो हमारे पास ए पी प्लस बी पी। ए पी प्लस बी पी कितना, देखो जब यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो ये पूरी साइड बन गई ना, इन दोनों साइड को जोड़ लिया तो कितना बन गया हमारे पास, ए पी निकल के आ गया। ऐसी सी आर प्लस डी आर सी डी बन गया, सेम इस साइड ए डी प्लस बी सी बन गया। अब प्रूफ तो हो गया देखो, लेकिन ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब हम बिना प्रैक्टिस के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल साइड को हम ऐड करना भूल जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड पे ए पी इक्वल टू ए एस तो हमने लिखा, ठीक है, ए पी इक्वल टू ए एस लिखा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ चले जाते हैं, हम क्या लिखेंगे ना, डी एस इक्वल टू डी आर लिख देंगे। इसके बाद हमने क्या लिख दिया, डी एस इक्वल टू डी आर लिख दिया। तो ये हो जाती है गड़बड़, क्योंकि जब आप ए पी और डी एस को ऐड करोगे, देखो ए पी यहाँ है और डी एस यहाँ है, क्या ये दोनों साइड ऐड हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें बस इतना ध्यान देना होता है कि हमें हॉरिजॉन्टल साइड को एक साइड लिखना है और वर्टिकल साइड को एक साइड, यानी हमें ए पी प्लस बी पी ही आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे और डी आर और सी आर ही आना चाहिए, तभी जाके हमारा ये अच्छे से सॉल्व होता है। ऐसी वर्टिकल साइड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू पोल्स ऑफ हाइट ए मीटर एंड बी मीटर आर पी मीटर अपार्ट। दो पोल हैं, एक की हाइट ए है और एक की हाइट बी है। छोटे बड़े क्यों बनाए, क्योंकि छोटे बड़े नहीं होते तो वो लिखा रहता है यहाँ पे कि ऑफ सेम हाइट लिखा रहता है। उसने दिया है कि एक ए मीटर हाइट का एक बी मीटर हाइट का है और पी मीटर की डिस्टेंस पे है, तो पी मीटर भी लिख दिया हमने। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज गिवन बाई ए बी अपॉन ए प्लस बी मीटर। मतलब हमें प्रूव करना है, क्या कह रहा है, इसके टॉप को जब हम दूसरे पोल के फुट से यहाँ पे मिलाते हैं और इसके टॉप को जब हम दूसरे वाले पोल के फुट से मिलाते हैं तो ये बीच में कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो ग्राउंड की हाइट है, ये एच हाइट जो है, इसको हम दिखाएंगे ए बी अपॉन ए प्लस बी, हमें इससे दिखाएंगे, इसको हमें ये प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, वही है, बस हमें ऐड करना होता है। लेकिन ऐड करने से पहले 5 मार्क्स का क्यों है, क्योंकि हमें इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है। हमें वन बाई वन, जैसे क्या देखो, ये एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, है ना, और इसी के अंदर ये जो दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू सी। सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को हमें क्या करना होगा, सिमिलर प्रूव करना होगा। ठीक है, और वो सिंपल है, देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया, दोनों के लिए सेम है ना। ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। कैसे पता 90 डिग्री के हैं, वही पोल्स हैं, जमीन में लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो सीधे ही होंगे, आड़े तिरछे होंगे नहीं। तो ये कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हमने लिख दिया कि सी क्यू अपॉन सी बी, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला सी क्यू अपॉन सी बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी। और पी क्यू की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे, क्योंकि हमने वही एज्यूम किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेम टू सेम ऐसा बड़े वाले ट्रायंगल में करेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल कॉमन एंगल हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे, है ना। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ये भी हमारे क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। सिमिलर प्रूफ हो गए तो हमारी इक्वेशन 2 बन गई यहाँ से। फिर उसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, फिर उसमें अपना ये एलसीएम लिया और उसके बाद कैलकुलेशन प्रूव करी। एच को हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे लेके, क्योंकि हमें एच निकालना है ना, प्रूव करना है। तो ये सब कैलकुलेशन करके ये ऊपर नीचे ऐसे करके अभी ए बी अपॉन ए प्लस बी हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया।
26 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं अब हमारे पास। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। कह रहा है कि एक बर्तन है हमारे पास जो इन्वर्टेड कोन की शेप का, जो यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये बिल्कुल यहाँ टॉप तक ऐसे भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम, बिल्कुल एकदम टॉप तक भरा हुआ है। ठीक है, अभी बॉल्स नहीं डाली है इसके अंदर, ये लेड नहीं डाली है। When lead shot, each of which is sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप into the vessel। फिर हम क्या करते हैं ना, इसमें वेसल इसके अंदर, इस वेसल के अंदर हम लेड शॉट डालते हैं जो ऐसे स्पेयर के शेप की हैं, और इनकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर इनकी रेडियस है। जब हम ऐसा करते हैं तो इसके अंदर का पानी क्या हो गया, ऑब्वियसली बाहर आएगा, क्योंकि उसके अंदर जगह नहीं है, तो कुछ पानी क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। डिटरमाइन, और वो पानी गिरता कितना है, जितना पानी इसके अंदर था ना पहले, उसका 1/4 हमारा ये बाहर गिर जाता है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। डिटरमाइन द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि इनका वॉल्यूम बताओ, कह रहा है लेड शॉट, कितनी लेड शॉट डाली है, हमें ये बताओ बोला है। ठीक है, तो कुछ कुछ तो हमें समझ में आ गया ना। एच हमारा 8 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, आर हमारा 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे याद, मतलब मैं ऑफलाइन क्लासेस में इसको कैसे याद करवाता हूँ कि ये है जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको क्या करते हैं हम, कोन को जब ऐसे कट करते हैं तो ये कितना होता है, 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है, 1/3 ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच इससे बन जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दिया हमने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रीवियस स्लाइड्स में कि पाई को सॉल्व मत कर देना, सर्फेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन में ये पाई कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो पाई को रहने दो, यहाँ पे रहने देना यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाला सबसे पहले जब इसमें पानी भरा हुआ था, वो इतना आ गया हमारे पास। फिर वॉल्यूम ऑफ द वन लेड शॉट निकाला। अब ये लेड शॉट यानी कि कौन सी शेप की दे रखी है, स्पेयर के शेप की दे रखी है, 0.5 उसकी रेडियस है, पूरा का पूरा स्पेयर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 0.5 का क्यूब। और अगेन देखो सॉल्व किया हमने, लेकिन हमने पाई को वैसे ही रहने दिया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब एक और कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि जब हमने ये लेड शॉट इसमें डाले ना बहुत सारे, तो पानी जो गिरा, ठीक है, वो कितना पानी गिरा है, वो गिरा है कितना, 1/4 ऑफ इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी फिर से नेक्स्ट थर्ड स्टेप में। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, वो कितना होगा, 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम हमने निकाल दिया यहाँ पे 200/3 पाई। फिर इसको सॉल्व किया हमने, तो कितना आ गया हमारे पास, 50/3 पाई। पाई वैसा का वैसा रहा। फाइनली हमें तो निकालना है नंबर ऑफ लेड शॉट। तो देखो इसके, इस वेसल के अंदर से पानी कितना गिरा होगा, जितनी हमने बॉल्स डाली उन्हीं के बराबर पानी गिरा होगा, है ना। यहाँ पर तक जितना पानी था, ये बॉल्स ने जितना, ये बॉल्स यहाँ पे पूरी भर गई, तो इतना ही पानी इसके से बाहर निकल गया होगा, क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं बची, है ना। और मैथ के टर्म में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये जितने सारे स्पेयर इसके अंदर गए हैं लेड शॉट, इन्हीं के वॉल्यूम के बराबर का पानी बाहर गिरा है, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लेड शॉट विच आर ड्रॉप्ड इन। तो वही चीज अब हमने लास्ट में यहाँ पे लिख दी, और एक का निकाला था, लेकिन नंबर एन नंबर्स हमने उसके अंदर डाले हैं बहुत सारे, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, तभी टोटल का निकलेगा, इक्वल टू वाटर फ्लोज आउट हमने निकाल दिया है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन करी, तो हमारा कितना निकल गया, एन इक्वल टू 100। देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको अगर हम पहले से सॉल्व करते रहते तो कितना डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। तो नंबर ऑफ लेड शॉट हमारे मिल गए कितने, 100। अच्छा, इसके और सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है, एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। होता क्या है ना, देखो जैसे एक सर्कल है, जनरली जो स्मॉल क्वेश्चन जब इसमें आते तो यहाँ पे डायरेक्ट 21 दे देता है और हमसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लेता है। तो अभी हमें इसने 21 ही दिया, उसने हमें आर्क पूछी है, उसने हमें यहाँ पे आर्क पूछी हुई है, ये कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो हमें भाई आर्क निकालने, आर्क लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ से हमने सबसे पहले आर निकालेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है उसने हमसे, तो उसके लिए हमें आर का पता होना जरूरी है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर।
फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर में रख दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें यहाँ पे टेबल दी हुई है और हमसे मोड फाइंड आउट करने के लिए उसने हमसे बोला है। वही है मोड का सिंपल सा फॉर्मूला सिंपल सा है लेकिन लेंदी फॉर्मूला है, ये हमें याद रहना चाहिए। मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल क्या होती है? लोअर लिमिट। अब उसके लिए तुम्हें क्या पता होनी चाहिए? मॉडल 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 क्लास पता होनी चाहिए। मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी हमारी? जो हमारी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्लास इंटर, वो हमारी क्या होगी? मॉडल क्लास होगी। तो ये 20 क्या हो गया यहाँ पे? ये स्मॉल एल हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? एच हो गया। ठीक है, एच इक्वल टू क्या होता है ना, उसको हम कई बार क्लास साइज बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं कि जो क्लास इंटरवल है उनके बीच का डिफरेंस बोलते हैं। तो एच इक्वल टू 30 माइनस 20 यानी कि कितना? 10 हो गया। ठीक, और ये क्या है हमारा? ये F1, इससे जस्ट ऊपर वाला F0 और इससे जस्ट नीचे वाला F2। ठीक है, बस इसमें वैल्यू को पुट कर लिया हमने, सारी की सारी वैल्यू को 1 बाई 1 पुट कर लिया और इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा? मोड इक्वल टू 23.5 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर नाउ। अब हम इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इसमें धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था पर वो उसमें फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा हो गया था, उसमें आप बार बार ऐसे जूम करके देख सकते हो अगर करना चाहो तो, और उसमें साइड में काफ़ी स्पेस है। अगर आप टैबलेट यूज़ करते हो तो उसमें सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो लैपटॉप में काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा था। इसमें थोड़ा जूम आउट करके मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा था। ओके,